हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 6 लेक्चर में। इस लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा एसएचएम के बारे में बताया था, एसएचएम के बारे में, क्योंकि एक क्वेश्चन हम लोग एसएचएम से रिलेटेड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। मान लेते हैं कोई पार्टिकल है और यहाँ पे ये एम मास का पार्टिकल है, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन। वो भी किस टाइप का इक्विलिब्रियम होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल, है ना। अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, आप इसको स्लाइटली डिस्टर्ब करके छोड़ोगे तो ये पार्टिकल है ना ऐसे ऐसे करेगा, है ना। मतलब मान लेते हैं यहाँ पे x बराबर क्या है 0, यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ तक आता है a तक आता है, और इधर x बराबर क्या हो गया माइनस a हो गया। चूँकि यहाँ पे यदि आपका x बराबर 0 तो इधर x पॉजिटिव इधर x निगेटिव, तो ये पार्टिकल ऐसे ऐसे कर रहा है। जब ये किसी समय पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन, या इसी को हम लोग कौन सा पोजीशन बोलते हैं? मीन पोजीशन भी बोलते हैं, मीन पोजीशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स यहाँ पे 0। किसी समय यदि पार्टिकल यहाँ से x डिस्प्लेस हो, है ना, और इस x डिस्प्लेसमेंट की वजह से यहाँ पे फोर्स, आपका फोर्स जो लग रहा है, यहाँ पे एसएचएम के बारे में बता रहे हैं, एसएचएम, है ना। फोर्स जो लगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस x का, मतलब डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में फोर्स लगे, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में फोर्स में, और इस फोर्स का, ये फोर्स जो है, नेट फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेगेटिव ये बता रहा है कि फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा। तो आप इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, माइनस के एक्स। इस टाइप का फोर्स किस में आता था? स्प्रिंग फोर्स में। तो यदि कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो और उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दोगे तो वो क्या करेगा? एसएचएम करेगा। जैसे मान लेते हैं ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है ना, यहाँ पे ब्लॉक लगा हुआ है। ठीक है, अभी ये नेचुरल लेंथ में है। किस में है? नेचुरल लेंथ में, नेचुरल लेंथ में है। ठीक है, इसको स्लाइटली आप डिस्प्लेस करके, मान लेते हैं कि आप डिस्प्लेस करके थोड़ा सा इसको छोड़ दो, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दो, तो ये पार्टिकल क्या करेगा? ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करेगा। ठीक है, ये इसका कौन हो गया? x बराबर 0, इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहाँ पे मान लेते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किया और इधर आपका x बराबर माइनस ही आया, है ना। यदि किसी समय ये x डिस्प्लेसमेंट पे रहेगा, मान लेते हैं ये ब्लॉक यहाँ आ गया x डिस्प्लेसमेंट पे, तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा? F बराबर क्या होता है? kx। मतलब बोलो कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम क्या करेगा? उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दो ब्लॉक को, तो वो क्या करेगा? एसएचएम करेगा। ये है आपका कंडीशन ऑफ एसएचएम। ये क्या है? कंडीशन ऑफ एसएचएम, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये कंडीशन है। तो ये फोर्स है, नेट फोर्स बराबर माइनस के एक्स आ गया। फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर माइनस के एक्स। यहाँ पे एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा? के बाय एम इंटू एक्स। ठीक है, और यही कंडीशन है, और इसको भी हम लोग एसएचएम का कंडीशन ही बोलेंगे, है ना। मतलब एक्सेलरेशन जो है क्या हो जाए? माइनस सम कांस्टेंट इंटू एक्स के बराबर हो जाए, और इसी को हम लोग बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? ओमेगा स्क्वायर। इसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हमने क्या बोला कि ये यदि एसएचएम कर रहा है तो पार्टिकल ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, और फिर यहाँ आ जाएगा। यहाँ से यहाँ आ गया आपने इनिशियल पोजीशन पे, तो बोलेंगे ये एक ऑक्सीलेशन कर लिया। और एक ऑक्सीलेशन में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 सेकेंड में जितना ऑक्सीलेशन करे। मान लेते 1 सेकेंड में ये 5 बार ऑक्सीलेशन कर लिया, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, है ना। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी 1/t के बराबर होता है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर 2π/t होता है ना। और 2π/t हो गया और 2π और t को 1/t को क्या लिखेंगे? f। तो 2π/f भी आप लिख सकते हो ओमेगा को। ये क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
और यही एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर जो होता है ना, क्या होता है, एक्सीलरेशन बराबर आप इक्वेशन ऐसा निकाल दिए माइनस, है ना, सम कांस्टेंट इनटू एक्स। तो सम कांस्टेंट जो आता है उसी को हम लोग ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर ये हो गया। तो यदि पूछ दे कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, है ना, तो टाइम पीरियड बराबर क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड बराबर 2π/ओमेगा। आप ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे, टाइम पीरियड बराबर क्या आ जाएगा आपका, टाइम पीरियड बराबर 2π/ओमेगा, है ना। तो चलिए हम लोग हमेशा किस फॉर्म में इक्वेशन को लिख लेंगे, है ना, इस फॉर्म में शुरू करेंगे। इस फॉर्म में यदि आ गया तो ये SHM करेगा और उसको एक्सेलरेशन के फॉर्म में लिख लेंगे और ये कांस्टेंट जो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग SHM के बारे में थोड़ा सा जाने, है ना, कि इससे जो रिलेटेड आपका क्वेश्चन अदर चैप्टर में पूछ देता है वो हमने यहाँ पे बता दिया। तो चलिए फटाफट इसको नोट करके लिख लेंगे और इस पर हम लोग बेस्ट एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चा, एक चार्ज आपका यहाँ पे Q है, एक यहाँ पे Q है, ये दोनों चार्ज फिक्स है और बीच में आपका Q नोट चार्ज रखा हुआ है जिसका मास क्या है m। इस चार्ज को बोल रहा है स्लाइटली आप डिस्प्लेस करके यदि छोड़ रहे हो, स्लाइटली है ना, क्या कर रहे हो, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड करके फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन से छोड़ रहे हो। फिर चार्ज डिस्प्लेस, चार्ज पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ SHM परफॉर्म बाय पार्टिकल। ये पार्टिकल जो SHM परफॉर्म करेगा उसका टाइम पीरियड हमको क्या करना है, निकालना है। स्लाइटली उसको डिस्प्लेस कर दिए इधर के तरफ, है ना, याद रखेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग यदि डिस्प्लेस करोगे, है ना, बताया था कि एक्स एक्सिस के अलोंग यदि, है ना, इसके अलोंग यदि डिस्प्लेस करोगे तो कैसा इक्विलिब्रियम में रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। और याद रखना स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब होगा तभी पार्टिकल क्या करेगा, SHM करेगा। मतलब उसको अपने जगह से डिस्प्लेस करोगे फिर वो अपनी जगह पे आएगा, फिर ऐसे ऐसे मोशन करने लगेगा, आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करेगा, तो चांसेस है कि SHM करे, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, मान लेते हैं कि ये आपका चार्ज Q है, ये आपका चार्ज Q है, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन था, इक्विलिब्रियम पोजीशन। चार्ज पार्टिकल को अपने यहाँ पे ले आया, Q नोट और M, चार्ज पार्टिकल को यहाँ ले आया। तो अब ये कितना डिस्प्लेस किया, मीन पोजीशन से X डिस्प्लेस किया। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चा, देखो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस जो है आपका, है ना, L माइनस एक्स हो जाएगा और ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है ये L प्लस एक्स हो जाएगा। तो इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, ये आपका इधर लगाया फोर्स और ये आपका इधर लगाया फोर्स, है ना, ये आपका इधर फोर्स लगा, ये चार्ज इधर लगाया, है ना, और ये वाला चार्ज इधर लगाया। तो नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा, F नेट जो हो जाएगा वो क्या होगा, मान लेते हैं इसके द्वारा लगाया गया वो फोर्स F1 है और ये F2 है, तो क्या बोलेंगे F1 माइनस F2 बोलेंगे, ठीक है। तो F1 की वैल्यू क्या होगा, बोलेंगे Q नोट अपॉन यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, और माइनस Q नोट अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, तो कुछ कॉमन आएगा, हम लोग ले लेते हैं Q नोट कॉमन आएगा, एलसीएम लोगे तो दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा L प्लस एक्स का होल स्क्वायर और L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ चला जाएगा, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना, माइनस 2AB, देख रहे हो बच्चा, और यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2LX हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपका ये दोनों कट गया, ठीक है, देख रहे हैं। आपका यहाँ पे क्या हो गया बच्चा, ध्यान से देखेंगे कि Q नोट, है ना, इधर कितना हो जाएगा 2 और 2 4 माइनस 4LX अपॉन, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका F नेट की वैल्यू हो गई, ठीक है, F नेट की वैल्यू हो गई। चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं F नेट बराबर कितना हो गया, F नेट बराबर कितना हो गया, है ना। अच्छा देखेंगे बच्चा, चूंकि आप ये स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हो बहुत ही कम, तो X जो है L के कंपेयर में बहुत ही छोटा है,
तो यदि x बहुत छोटा है l के कंपेयर में, तो l के सामने में x को क्या कर लेंगे, नेगलेक्ट कर लेंगे। तो इसको यदि नेगलेक्ट कर लेते हो तो यही क्या हो जाएगा बच्चा, देखो बच्चा क्या हो जाएगा, है ना, ये x नेगलेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि x बहुत ही स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हो, स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे x को हम लोग l के रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे ये माइनस तो यहाँ पे आ गया 4, ठीक है, के क्यू नोट L इंटू एक्स अपॉन क्या बच गया, ये तो ख़त्म हो गया, L का पावर 4 बच गया, L का पावर 4 बच गया, ठीक है। तो एक L है, एक L को काट लो, क्या हो गया, L क्यूब हो गया, है ना। चलिए बच्चा हम लोग ऊपर वाला मिटाते हैं। तो यहाँ पे एफ नेट का जो वैल्यू हो गया बच्चा वो कितना हो गया, बोलेंगे 4k क्यू नोट अपॉन L क्यूब इंटू एक्स। देखो तो ये बच्चा ये कांस्टेंट के जैसा हो गया, नेट फोर्स बराबर सम कांस्टेंट इंटू एक्स डिस्प्लेसमेंट। तो ये किसका कंडीशन हो गया, SHM का। ये कंडीशन ऑफ क्या हो गया आपका, कंडीशन ऑफ SHM, कंडीशन ऑफ SHM। यदि ऐसा इक्वेशन पकड़ ले तो पार्टिकल क्या करेगा, यदि फ्रीली आप छोड़ दोगे तो SHM करेगा, है ना। तो इसी को हम लोग नेट फोर्स को क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर 4k क्यू नोट अपॉन L क्यूब इंटू एक्स। तो यहाँ से एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, मास यहाँ डिवाइड हो जाएगा 4k क्यू नोट अपॉन LM इंटू L क्यूब इंटू एक्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, ओमेगा स्क्वायर। याद रखेंगे, इसी को हम लोग ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। तो टाइम पीरियड बराबर हमने बताया था कि टाइम पीरियड बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ये है, तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस पे रूट, और उसको डिवाइड करोगे तो ये पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर ML क्यूब अपॉन 4k क्यू नोट, है ना। ये आपका क्या हो गया बच्चा, आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए ठीक है, फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे। हमने कुछ नहीं किया, है ना, इसको x से डिस्प्लेस कर दिया और डिस्प्लेस करने के बाद नेट फोर्स निकाल लिया। चूँकि डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है बहुत ही स्लाइटली है, बहुत ही छोटा है, तो x के कंपेयर में, है ना, L के कंपेयर में x को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो आपने x को नेगलेक्ट कर लिया। तो ये किसका कंडीशन पकड़ लिया, SHM का कंडीशन। SHM का कंडीशन क्या होता है, यदि फोर्स बराबर -kx हो जाए, यानी कि सम कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाए फ्रॉम मीन पोजीशन, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, है ना, हो जाए, तो आप क्या करोगे, ये SHM को फॉलो करेगा, ये SHM करेगा, ठीक है ना। तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है ना, 2 पाई बाई ओमेगा। तो जल्दी से फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, इफ थ्री चार्जेस आर देयर, है ना, इफ 3 चार्जेस आर देयर एंड net force on anyone is 0, then all three charges will lies on same, है ना, सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बोला कि यदि आपके पास 3 चार्जेज है, 3 चार्जेस, और तीनों में से किसी एक पे भी नेट फोर्स 0 हुआ, तो मस्ट भी, जैसे Q1 है, Q2 है, Q3 है, बोल रहा है कि Q1 Q3 के वजह से Q2 पे नेट फोर्स 0 है, या
Q1 Q2 के वजह से Q3 पे नेट फोर्स 0 है, या Q1 Q3 के वजह से Q2 पे नेट फोर्स 0 है, किसी पे नेट फोर्स 0 हो गया या सब पे नेट फोर्स 0 हो गया, तो मस्ट भी तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा। समझ में आया? मस्ट भी, है ना, तीनों चार्ज जो है एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे बच्चा, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, VVI है ना, इसको याद करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं दिया हुआ है आपका, ये आपका मान लेते हैं x एक्सिस है, एक चार्ज आपका दिया हुआ है यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम x बराबर 0 पे दिया हुआ है, और 6 माइक्रोकूलम जो है x बराबर 3 सेंटीमीटर पे दिया हुआ है। कितना सेंटीमीटर पे? 3 सेंटीमीटर पे। तो आपको बोल रहा है कह रहा है आपका x बराबर 0 पे 2 माइक्रोकूलम, x बराबर 3 मीटर लिख देते हैं, ठीक है। 3 मीटर पे 6 माइक्रोकूलम चार्ज है। कह रहा है वेयर should a third point charge is placed such that net force on it is 0। कह रहा है कि थर्ड चार्ज कहाँ रखें जिससे कि नेट फोर्स ऑन दिस क्या हो जाए? 0 हो जाए, नेट फोर्स उस पर 0 हो जाए। तो चलिए हम लोग अब बोलेंगे कि थर्ड चार्ज हम लोग कहाँ रखेंगे, है ना, थर्ड चार्ज हम लोग कहाँ रखेंगे। तो देखेंगे यदि आप थर्ड चार्ज यदि पॉजिटिव लेते हो, है ना, कोई भी चार्ज या तो पॉजिटिव रखो, है ना, यदि बीच में कहीं रखते हो तो ये इसको क्या करेगा? इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा। तो मस्ट भी चांसेस है कि आपको कहाँ रखना पड़ेगा? मस्ट भी चांसेस है कि आपको कहाँ रखना पड़ेगा थर्ड चार्ज को, है ना, बीच में ही कहीं रखना पड़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे थर्ड चार्ज हमने Q रख दिया, कितना डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? 3 - x हो गया, ठीक है। अब बीच में ही क्यों रखेंगे? यदि हम मान लेते हैं ये निगेटिव हुआ तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फोर्स तभी 0 होने का चांसेस हो सकता है। यदि इधर पॉजिटिव चार्ज रखते हो तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये भी उसको इधर रिपेल करेगा, तो इधर ही जाएगा, तो चांसेस ही नहीं है ना। और मान के चलो इधर आप रखते हो तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, तो नेट फोर्स 0 होने का चांस नहीं है। तो यदि दोनों पॉजिटिव चार्ज हो या दोनों सेम नेचर का चार्ज हो तो थर्ड चार्ज मस्ट भी किस में आएगा? बीच में आएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो नेट फोर्स इस पे 0 हो जाए, है ना, तो नेट फोर्स ये इसने इस पे जो फोर्स लगाया उसको हम लोग मान लो F1 बोलते हैं, और ये जो इस पे फोर्स लगाया इसको हम लोग F2 बोलते हैं। तो F1 बराबर क्या हो जाए? F नेट यदि 0 हो जाए, F नेट बराबर 0, इसका मतलब F1 बराबर क्या हो जाए? F2। और F1 की वैल्यू क्या होगा बच्चा? F1 का इस चार्ज के द्वारा लगाया गया फोर्स बोलेंगे कि आपका Q इंटू, है ना, कितना? 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻⁻6 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? x², है ना, इज इक्वल्स टू F2 का वैल्यू 6 माइक्रोकूलम के द्वारा Q इसका चार्ज Q है इंटू 6 × 10⁻⁻6 अपॉन 3 - x का क्या चीज़? होल स्क्वायर। तो आपका ये क्या हो गया? KQ से KQ चला गया, इससे आपका ये चला गया, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे बच्चा, ये 2 से कितना कट गया? 3 से कट गया। इसको हम लोग इधर ले आते हैं, 3 - x/x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका? 3। तो यहाँ से, है ना, उधर भेज देंगे तो रूट में चला जाएगा, ठीक है। तो आपका 3 - x/x बराबर क्या हो गया? √3 हो गया, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करके निकाल लो, है ना। 3/x - 1 इक्वल टू क्या चाहिए? √3, है ना।
तो इसको उधर भेज लेते हैं, तो 3/x बराबर है ना, उधर भेज लेंगे तो √3 + 1 हो जाएगा। 3 को इधर डिवाइड कर लें तो x का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 3/√3 + 1, इतना क्या चीज़, मीटर। मतलब कहाँ रखना पड़ेगा, इससे इतना डिस्टेंस पे, है ना। चाहो तो इसका आप रेशनलाइज भी कर सकते हो, है ना। तो याद रखेंगे, यदि दो चार्ज आपका सेम नेचर का हो तो तीसरा चार्ज को मस्ट भी कहाँ रखना पड़ेगा, बीच में रखना पड़ेगा, जिससे कि नेट फोर्स क्या हो जाए, आपका 0 हो जाए। तो चलिए इस बात को फटाफट पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। लिखेंगे, क्वेश्चन है, ये आपका एक लाइन दिया हुआ है, इस पे एक 4 कूलम चार्ज यहाँ है और -8 कूलम चार्ज यहाँ है ना। यहाँ से यहाँ के रीजन को हम लोग फर्स्ट रीजन बोल रहे हैं, इधर वाले रीजन को सेकेंड, और इधर वाले रीजन को थर्ड रीजन बोल रहे हैं। और ये सारा तीनों रीजन क्या है, इस स्ट्रेट लाइन पे है, बीच में फर्स्ट रीजन, इधर सेकेंड रीजन, इधर थर्ड रीजन। तो बोल रहा है, इन विच रीजन नेट फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल कैन बी 0। किस रीजन में नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, कोई है ना तीसरा चार्ज पार्टिकल रखें कि नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। कौन सा रीजन में होगा ऐसा, है ना। तो है ना, चार्ज कुछ भी हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। मान लेते हैं हमने पॉजिटिव यहाँ पे रखा, बीच में यहाँ पे पॉजिटिव रखा, यहाँ पे पॉजिटिव रखा, तो ये इसको क्या किया, इधर रिपेल किया। और ये पॉजिटिव था, ये आपका क्या है, नेगेटिव है, ये इधर रिपेल किया, और ये इसको इधर अट्रैक्ट ही किया। तो नेट फोर्स इस पे 0 होने का चांस इससे नहीं बनेगा, मतलब फर्स्ट रीजन में तो होगा नहीं, है ना। यदि आप पॉजिटिव चार्ज लेते हो, वही यदि निगेटिव लेते हो तो ये इसको इधर अट्रैक्ट किया, ये इसको इधर रिपेल किया, तो है ना, चाहे पॉजिटिव लो या निगेटिव लो, बीच में तो होगा ही नहीं, है ना। यदि एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज निगेटिव है तो तीसरा चार्ज को कहाँ रखें कि नेट फोर्स 0 हो जाए, तो बीच में तो कभी नहीं रखेंगे। अब किधर रखेंगे, देख लो, इधर आप रखते हो, इधर आप रखते हो चार्ज को, क्यू चार्ज को, तो ये इसको क्या करेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा। तो चांसेस है कि 0 हो जाए नेट फोर्स। लेकिन ये कम मैग्नीट्यूड का चार्ज है, इस है ना, ये जो चार्ज है क्या है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, कम है, स्मॉल चार्ज है। ये लार्ज है ना, लार्ज मैग्नीट्यूड का चार्ज है आपका, है ना। तो लार्ज मैग्नीट्यूड का चार्ज और डिस्टेंस भी इसके लिए कम, तो इसका फोर्स जो होगा ऑलवेज ज़्यादा हो जाएगा इससे, है ना, क्योंकि इसमें चार्ज भी ज़्यादा है और डिस्टेंस भी कम है ना। तो ये वाला जो अट्रैक्ट जो करेगा, ये ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा और रिपेल करेगा कम से। तो सवाल ही नहीं है ये वाला सेकेंड रीजन में भी नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यदि आप इधर रखते हो चार्ज को, है ना, तो अब देखो ये इसको क्या किया, इधर रिपेल किया, ये चार्ज इसको इधर अट्रैक्ट किया। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड कम है लेकिन डिस्टेंस क्या है ना, मैग्नीट्यूड कम है तो फोर्स का वैल्यू कम रहेगा, लेकिन डिस्टेंस कम है तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और इस ये चार्ज के लिए मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो फोर्स बढ़ाया, और डिस्टेंस क्या है आपका, डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम कर दिया। तो चांसेस बनता है थर्ड रीजन में ही कि नेट फोर्स 0 हो, क्योंकि यहाँ पे दोनों बैलेंस हो जा रहा है। इसमें देखो, इसका चार्ज कम है तो फोर्स को घटाने वाला भी है, और डिस्टेंस क्या है, कम है तो फोर्स का वैल्यू बढ़ाने वाला, दोनों फैक्टर है इसके साथ, और इसके साथ भी दोनों फैक्टर है। चार्ज ज़्यादा है तो है ना, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो बढ़ाने वाला है, और डिस्टेंस ज़्यादा है तो घटाने वाला है। तो दोनों टाइप का फैक्टर है, तो थर्ड रीजन ही परफेक्ट रीजन होगा। अब तीसरा चार्ज को जब थर्ड रीजन में ही रखोगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो याद रखेंगे एक बात कि यदि आपका दो चार्ज रहे इक्वल एंड अपोजिट नेचर का, तो तीसरा चार्ज को कहाँ रखोगे कि नेट फोर्स 0 हो, तो बोलेंगे बीच में तो नहीं रखेंगे, किसके, है ना, बाजू में रखेंगे, बोलेंगे स्मॉलर चार्ज के बाजू में रखोगे, स्मॉलर चार्ज के बगल में रखोगे तो नेट फोर्स आपका क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखेंगे बच्चा, है ना। लिख देते हैं कौन सा रीजन होगा, थर्ड रीजन, आपका थर्ड रीजन में नेट फोर्स 0 होगा। तो इसको फटाफट पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। तो एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, दो चार्ज है Q1 और Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, L है। कह रहा है फाइंड वेयर एंड हाउ मच थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड, है ना, कहाँ और कितना थर्ड चार्ज को रखें
है ना, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, सिस्टम पूरा किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में, मतलब नेट फोर्स ऑन थ्री पार्टिकल, तीनों चार्ज पे नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, नेट फोर्स ऑन ऑल थ्री चार्ज पार्टिकल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। समझ में आया बच्चा? तो हम लोग तीसरा चार्ज कितना और कहाँ रखें, तो हमने बताया था ये दोनों सेम नेचर का चार्ज है, तो तीसरा चार्ज तो कहीं बीच में ही रखना पड़ेगा, है ना, और तीसरा चार्ज को बीच में रखोगे तो ही आपका किस में आएगा, इक्विलिब्रियम में होगा, और वो वैल्यू है ना, वो तीसरा चार्ज को इक्विलिब्रियम के लिए कोई सा भी चार्ज रखो सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन चाहता है यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए, मतलब Q1 भी इक्विलिब्रियम में, Q2 भी इक्विलिब्रियम में, है ना। तो हमको यहाँ पे कह रहा है कि कितना चार्ज और कहाँ, ठीक है, कितना चार्ज और कहाँ हम लोग रखेंगे। चलिए, तो हम लोग ये तो जानते हैं कि यदि सेम नेचर का चार्ज हो तो मस्ट भी, है ना, थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स जीरो हो, वो कहीं बीच में ही रखेंगे। तो माना कि Q चार्ज हमने रखा, कितना रखा बच्चा, Q चार्ज हमने रखा, है ना, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे रखा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, L माइनस एक्स। तो देखेंगे ये इसको इधर रिपेल किया, यदि हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, ये इसको इधर रिपेल किया, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। लेकिन ये चार्ज को देखते हैं Q1 को, कि क्या Q1 इक्विलिब्रियम में आएगा, बोलेंगे ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, ये भी चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, तो सवाल ही नहीं है इक्विलिब्रियम में आए। और थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में तभी आएगा जब ये बीच में रहेगा, तो मस्ट भी ये थर्ड चार्ज आपका निगेटिव होना पड़ेगा। तभी जैसे आपका थर्ड चार्ज आपका निगेटिव हो गया, है ना, थर्ड चार्ज आपका क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तो ये चार्ज इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, तो चांसेस है कि आपका Q1 भी किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, Q2 भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। देखेंगे ये निगेटिव है, ये इसको इधर अट्रैक्ट किया, ये पॉजिटिव इसको इधर रिपेल किया, तो नेट फोर्स जीरो हो सकता है। तो मस्ट भी थर्ड चार्ज को निगेटिव होना पड़ेगा और बीच में कहीं होगा। अब Q का वैल्यू निकालना ही तो पता चल गया कि निगेटिव होगा। अब Q का वैल्यू भी निकालना है और X का वैल्यू भी निकालना है ना। चलिए हम लोग पहले देखते हैं नेट फोर्स ऑन माइनस Q चार्ज इज क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा। तो नेट फोर्स जीरो होगा, मतलब F नेट आपका जीरो हो रहा है, तो F नेट जीरो हो रहा है, तो ये चार्ज इस पे इधर फोर्स लगा, है ना, ये इस पे इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो नेट फोर्स जीरो हो, है ना, किस पे, ये आपका थर्ड चार्ज माइनस Q पे, है ना, तो क्या हो जाएगा KQ1। और याद रखना बच्चा, जब मैग्नीट्यूड लिखते हैं फोर्स का तो चार्ज का साइन हम लोग नहीं लेते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा KQ1Q अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाए KQ2Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखेंगे KQ आपका कट गया। ठीक है बच्चा, ध्यान से देखेंगे बच्चा, यहाँ पे आपका क्या हो गया, L माइनस एक्स अपॉन एक्स का क्या हो गया, होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, Q2/Q1 हो गया। अब देखेंगे ध्यान से, इसको स्क्वायर को उधर भेज लेते हैं, तो क्या हो जाएगा L माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर, मतलब रूट अंडर Q2 अपॉन रूट अंडर Q1, है ना। इसको अलग अलग कर लें बच्चा, ठीक है, इसको हम लोग अलग अलग कर लें, तो L/x माइनस 1 इजक्वल टू रूट अंडर Q2 अपॉन Q1, रूट अंडर Q1। ठीक है, ये 1 को उधर भेज लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा L/x बराबर, है ना, 1 को उधर भेजेंगे तो जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर Q1 प्लस रूट अंडर Q2 अपॉन रूट अंडर क्या हो जाएगा Q1 हो जाएगा। तो इसको पलट लेते हैं हम लोग, है ना, ये L यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा और इसको पलट लेंगे तो हमारा x का जो वैल्यू हो गया, x का जो वैल्यू हो गया x का, वो कितना हो गया L रूट अंडर Q1 अपॉन रूट अंडर Q1 प्लस रूट अंडर Q2, है ना। तो इस वैल्यू को याद रखेंगे, कितना डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा,
तो बोलेंगे कि पहला चार्ज से थर्ड चार्ज का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, दोनों का बीच का डिस्टेंस इनटू पहला चार्ज का रूट ओवर, है ना, अपॉन रूट ओवर पहला चार्ज प्लस रूट ओवर दूसरा चार्ज। ठीक है, समझ में आया बच्चा? बातें क्लियर हुआ? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर l इंटू रूट ओवर, है ना, Q1 अपॉन रूट ओवर Q1 प्लस रूट ओवर Q2। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट लिखिए पॉज करके। चलिए बच्चा, तो है ना, कुछ नहीं, x यदि पूछे पहला चार्ज से तीसरा चार्ज का डिस्टेंस तो बोलेंगे x बराबर, दोनों का बीच का डिस्टेंस l है, पहला चार्ज से है तो पहला चार्ज का रूट ओवर अपॉन रूट ओवर Q1 प्लस रूट ओवर Q2, है ना। एकदम याद करने का तरीका बता देते हैं और इस रिजल्ट को याद भी रख लेंगे बच्चा, है ना, इस रिजल्ट को याद भी रख लेंगे, इससे आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, है ना। ये हो गया। अब हम लोग दोनों में से किसी एक चार्ज को इक्विलिब्रियम में कर लेते हैं, क्योंकि बोल रहा है कि सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में हो। क्या कर रहा है, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो मतलब तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, पहला हो और दूसरा हो, है ना, तो आपका तीनों के तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, है ना। तो ऑल्सो एफ नेट ऑन किस पे, ऑन Q1, ये भी क्या होना चाहिए, 0। अब ये नेट फोर्स 0 है तो इस पे Q1 पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, एक Q2 लगाएगा, इधर की तरफ रिपेल करेगा और Q इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, दोनों बराबर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा बच्चा, बोलेंगे K Q1Q, है ना, K Q1Q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K, इसके द्वारा इधर जो फोर्स लगाएगा K Q1Q2 अपॉन L स्क्वायर। देख रहे हो बच्चा, क्या कट गया, K Q1 से K Q1 चला गया, यहाँ पे क्या आ गया बच्चा, ध्यान से देखेंगे, Q का वैल्यू क्या हो गया, Q का वैल्यू यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, है ना, इंटू Q2। अब x का वैल्यू क्या आया आपका, है ना, वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, है ना, या ऐसे भी लिख सकते हो x बाई एल का होल स्क्वायर, x बाई एल का होल स्क्वायर। तो x का वैल्यू आपका क्या आया है, यहाँ पे l डिवाइड कर लोगे तो x बाई एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर Q1 अपॉन रूट अंडर Q1 प्लस रूट अंडर Q2, है ना। तो हम लोग x बाई एल का वैल्यू रख देते हैं यहाँ से, x बाई एल का वैल्यू हम लोग रख देते हैं। देयरफॉर Q का वैल्यू जो हो जाएगा रूट अंडर Q1 अपॉन रूट अंडर Q1 प्लस रूट अंडर क्या चीज़, Q2 इंटू क्या, Q2, है ना, का होल स्क्वायर है। तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन रूट ओवर Q1 प्लस रूट ओवर Q2 का क्या चीज़, होल स्क्वायर। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे थर्ड चार्ज, है ना, थर्ड चार्ज जो है कितना मैग्नीट्यूड का रखेंगे, -Q का, और ये कितना होगा बच्चा, कितना होगा, बोलेंगे कि ये जो आपका हो जाएगा कितना आया, -Q1 Q2 अपॉन रूट ओवर Q1 प्लस रूट ओवर Q2। और कहाँ पे, x बराबर क्या, पहला चार्ज से, है ना, पहला चार्ज से थर्ड चार्ज का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस अपॉन पहला चार्ज का रूट ओवर अपॉन रूट ओवर Q1 प्लस रूट ओवर Q2, है ना। इस दोनों रिजल्ट को आप लोग याद ही रखेंगे, है ना, ये रिजल्ट को याद ही रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट आप यूज़ करेंगे, ये VVI क्वेश्चन हो गया, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को, है ना, नोट करके लिखें, नोट करेंगे। तो इस रिजल्ट को हम लोग नोट करके लिख ही लेते हैं, इस रिजल्ट को हम लोग नोट करके लिख ही लेते हैं। एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है ना, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, दोनों का बीच का डिस्टेंस यदि आपका क्या है,
L है, तो ये थर्ड चार्ज जो होगा कितना होगा, ये थर्ड चार्ज जो Q है इसको कितना रखना पड़ेगा, Q1 Q2 अपॉन रूट ओवर Q1 प्लस रूट ओवर Q2 का क्या चीज़, होल स्क्वायर। और ये जो डिस्टेंस आप x देख रहे हो है ना, Q का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस रूट ओवर है ना, माइनस Q1 Q2 अपॉन रूट ओवर Q1 प्लस रूट ओवर Q2 का होल स्क्वायर। और x का जो वैल्यू हो जाएगा, मतलब पहला चार्ज से है ना, पहला चार्ज से डिस्टेंस कितना हो जाएगा है ना, पहला चार्ज से ये डिस्टेंस है, दूसरा चार्ज से मान लो डिस्टेंस r है, तो पहला चार्ज से डिस्टेंस क्या होगा, L इंटू रूट ओवर Q1 अपॉन रूट ओवर Q1 प्लस रूट ओवर Q2। और कहीं दूसरे चार्ज से डिस्टेंस पूछ दिया है ना, दूसरे चार्ज से डिस्टेंस पूछ दिया तो यही हो जाएगा L इंटू रूट ओवर Q2 अपॉन रूट ओवर Q1 प्लस रूट ओवर Q2। तो ये क्वेश्चन है ना, ये रिजल्ट आप यदि याद रखते हो है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपका इस पे बन जाता है। इससे रिलेटेड यदि आपको ऑब्जेक्टिव दे दिया तो इतना आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप रिजल्ट लिखोगे, तो इस रिजल्ट को आप याद ही रखेंगे। चलिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एक थ्रेड है, इससे एक चार्ज को यहाँ पे Q1 चार्ज है ना, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से एक चार्ज पार्टिकल को लटका दिया गया है और एक और चार्ज पार्टिकल को लटका दिया गया है ना। दोनों का जो लेंथ है आपका क्या है, L है, ये भी L है, और दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम में। ये Q2 है, इसका मास क्या है M1 और इसका मास क्या है M2, इसका मास M1 और इसका मास M2, ठीक है। और दोनों जो यहाँ पे एंगल बना रहा है, मान लेते हैं ये आपका θ1 बना रहा है और ये आपका क्या बना रहा है, θ2 बना रहा है, और ये ऐसे रखा हुआ है, मतलब ये किस में है, इक्विलिब्रियम में है ना। दो चार्ज को है ना एक ही जगह से, दो थ्रेड से दो चार्ज पार्टिकल को बांध करके लटका दोगे तो ऐसे हो जाएगा, जो कि ये इसको है ना, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा एंगल बना करके वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, इस पोजीशन में आपका है। तो बोल रहा है कि यदि अच्छा देखेंगे बच्चा, यहाँ पे चार्ज का वैल्यू क्या है, अलग अलग है ना, चार्ज का वैल्यू अलग अलग है, लेकिन ये चार्ज ये Q2 है, ये M2 है, तो ये चार्ज जो इस पर फोर्स लगाया और है ना कितना लगाएगा, कि Q1 Q2 अपॉन क्या चीज़, दोनों का बीच का डिस्टेंस मान लो आपका R है तो R स्क्वायर। ये भी ये चार्ज Q2 चार्ज जो इस पर फोर्स लगाएगा वो भी आपका Fe लगाएगा है ना, इक्वल एंड अपोजिट लगाया, तो दोनों पे फोर्स आपका क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम लग रहा है ना। और कौन लगाएगा, धरती लगाएगा, धरती यहाँ पे क्या लगाया, M2G लगाया, यहाँ पे क्या लगाया, M1G लगा है ना। तो एक अब यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ टेंशन लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, टेंशन लगेगा, ठीक है। मान लेते यहाँ टेंशन T1 है, यहाँ टेंशन T2 है, ध्यान से देखेंगे। अब ये टेंशन को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं कंपोनेंट में, ये θ1 है तो ये भी क्या हो जाएगा θ1, तो T का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, हम लोग इस T को ब्रेक कर रहे हैं, तो T1 cos θ1 और ये T1 sin θ1। यदि इक्विलिब्रियम में है तो T1 cos θ1 M1G को बैलेंस करेगा है ना, T1 sin θ1 जो है ये किसको बैलेंस करेगा, F को। F तो दोनों के लिए क्या है आपका सेम है, सेम काम यहाँ पर भी होगा, ये θ2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा T2 cos θ2 और इधर T2 sin θ2, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, हमने इसको क्या कर लिया, कंपोनेंट में ब्रेक किया। जब हमने इसको कंपोनेंट में ब्रेक किया, जब हमने इसको कंपोनेंट में ब्रेक किया यहाँ पे, तो ध्यान से देखेंगे फोर्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों सेम लग रहा है। यदि दोनों पे चार्ज क्या है, कोई ज़रूरी है ना, डिफरेंट भी है, Q1 इस पे है, Q2 इस पे है, अलग अलग चार्ज होने के बाद भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो सेम है, लेकिन धरती जो फोर्स लग रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। तो यदि आपका क्या हो जाए, इफ इसमें पहला पॉइंट में इफ
m1 बराबर क्या हो जाए m2, यदि आपका m1 बराबर m2 हो जाए देन ये दोनों तो बराबर हो गया, इसको कौन बैलेंस कर रहा है T1 cos थीटा 1, इस पे भी कौन बैलेंस कर रहा है T2 cos थीटा 2 बैलेंस कर रहा है। तो फोर्स भी ये दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम ही है और लेंथ भी क्या है सेम है। तो यदि दोनों का मास सेम हो जाए तो थीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा थीटा 2। दूसरा, इफ m1 डज नॉट इक्वल टू m2 हो जाए, m1 और m2 क्या है आपका यहाँ पे बराबर नहीं है। यदि m1 m2 बराबर नहीं है तो क्या होगा, बोलेंगे ये ज़्यादा है ना, जिसका मास ज़्यादा उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा। यदि m1 इज ग्रेटर देन m2 हो जाए, है ना, m1 बड़ा है, इसका मास ज़्यादा है, तो इसका मास ज़्यादा है तो इसको बैलेंस करने के लिए T1 cos थीटा 1 को ज़्यादा होना पड़ेगा, है ना। और है ना T1 cos थीटा कंपोनेंट को बढ़ाने के लिए यहाँ कौन रिस्पॉन्सिबल है cos थीटा 1। cos थीटा का वैल्यू आपका तभी ज़्यादा होता है जब एंगल कम होता है। इसका मतलब थीटा 1 कम हो जाएगा थीटा 2 से, मतलब थीटा 1 कम हो जाएगा थीटा 2 से, मतलब जिसका मास ज़्यादा उसका एंगल कम हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, देन थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2 हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लेंगे, है ना, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे कि यदि दोनों का मास सेम हो गया तो एंगल आपका बराबर हो जाएगा। दोनों थ्रेड का लेंथ क्या है इक्वल है ना। यदि मास आपका इक्वल नहीं है तो जिसका मास ज़्यादा है वहाँ पे एंगल कम बनेगा। वैसे भी लॉजिकली भी सोचो, यदि मास ज़्यादा है तो वेट ज़्यादा रहेगा, तो इसे ही क्या हो जाएगा, है ना, नीचे की तरफ बेंड कर जाएगा तो एंगल कम हो जाएगा। तो मास ज़्यादा एंगल कम हो जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो फटाफट इसको है ना पॉज करके नोट कर लेंगे बच्चा। देखेंगे बच्चा, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देख रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, बंटवारा। किसी सिस्टम पे जो चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट किया रहता है, वो पहला बात तो सिस्टम पे जो चार्ज होता है वो आपका दो टाइप का चार्ज, दो ढंग से बंटवारा रहता है। एक तो पॉइंट चार्ज के फॉर्म में रहेगा, पॉइंट चार्ज के फॉर्म में रहेगा, और एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक क्या होगा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। याद रखेंगे, पॉइंट चार्ज का मतलब क्या हो गया कि मान लो ये एक सिस्टम है ना, एक पॉइंट चार्ज यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये Q1, ये Q2, ये Q3, ये Q4, ये Q5, है ना, ये Q6, ये इसको बोलेंगे कि ये आपका पॉइंट चार्ज के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। कहीं कहीं चार्ज है, थोड़ा चार्ज यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, है ना, पॉइंट चार्ज के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और किसी बॉडी या किसी सिस्टम पे, है ना, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, कंटिन्यूअस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया कि ये बॉडी है, इसके सब जगह चार्ज है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, कंटिन्यूअस है, ऐसा नहीं कि कहीं यहाँ है कहीं यहाँ है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है आपका। तो ये पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखेंगे कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका तीन टाइप से डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, है ना, तीन टाइप से डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। देखेंगे, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर आपका है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से वन बाय वन करके, है ना, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यदि आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन
किसी भी बॉडी के लेंथ में रहे, लेंथ में सिर्फ रहे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इन लेंथ, है ना, लेंथ में आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो। जैसे कि मान के चलिए कि आपका कोई रॉड है ना, ये रॉड है या कुछ भी है, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट क्या हुआ है? कंटिन्यूसली तो है, लेकिन सिर्फ कहाँ पे है? लेंथ में है। तो इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट क्या हुआ है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है ये? है ना, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ना। तो आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ दिखेगा? ऐसा बॉडी जिसके पास इन जनरल सिर्फ क्या हो? आपका लेंथ हो, है ना। जैसे कि आपका कोई रॉड हो गया, कोई रिंग हो गया, जैसे आपका ये क्या हो जाए? कोई रिंग हो जाए, जैसे ये रिंग है, इसका कहाँ चार्ज है डिस्ट्रीब्यूट क्या हुआ? इसके आपका सरकमफ्रेंस में, है ना। जो कोई रॉड है, रॉड को आप बेंड करके क्या बना दिया? रिंग बना दिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिंग बोलेंगे, है ना। ये क्या है? आपका रॉड है। तो ये आपका चार्ज इस तरह से क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है। याद रखना है इसके लिए क्या डिफाइन होता है ना। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफाइन होगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या डिफाइन होगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी? हम लोग बोलेंगे कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। मान लेते हैं कि ये आपका है यहाँ से x डिस्टेंस पे, ठीक है, यहाँ से x डिस्टेंस पे ये dx है ना, ये dx थिकनेस का हमने लिया। इस dx थिकनेस में, है ना, dx लेंथ में dq चार्ज है ना। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना हो गया? लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोलेंगे dq अपॉन dx। इसको क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर, है ना। क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर, ठीक है। तो यदि आपका पूछ दे कि यहाँ से यहाँ मान लो इसका लेंथ कितना है? L है। क्या लेंथ है? L लेंथ है। तो इस पूरे L लेंथ में कितना चार्ज होगा? तो बोलेंगे dx लेंथ में कितना चार्ज हो गया बच्चा? dx बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू dq। तो है ना, सॉरी, dx लेंथ में कितना चार्ज है बच्चा? dx लेंथ में dq चार्ज है। तो dq बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? बोलेंगे लैम्डा इंटू dx, है ना। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? q बराबर बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा इंटू dx। और कहाँ से कहाँ तक लेंथ है? 0 से L तक लेंथ है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो, है ना, इस रॉड पे कितना चार्ज होगा। बातें क्लियर, है ना। उसके बाद इसी में लिखेंगे यदि इफ लैम्डा आपका कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो है लेकिन यूनिफॉर्म है। इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि लैम्डा कांस्टेंट हो जाए तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। और इस कंडीशन में यदि लैम्डा कांस्टेंट हो जाए, है ना, लैम्डा कांस्टेंट हो जाए तो ये क्या आ जाएगा? बाहर। इस कंडीशन में लैम्डा कांस्टेंट हो जाए तो डायरेक्ट हम लोग लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा? q अपॉन l हो जाएगा। क्योंकि चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सब जगह, है ना, सब जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो टोटल चार्ज इस पे मान लेते हैं, टोटल चार्ज आपका q है, तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा? q अपॉन l हो जाएगा। और q का वैल्यू इस कंडीशन में डायरेक्ट लिखेंगे लैम्डा इंटू l, है ना। ये कब? जब आपका यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, लैम्डा कांस्टेंट हो जाए, इस कंडीशन में हम लोग ऐसा लिखेंगे। तो ये था आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फटाफट इसको नोट कर लेंगे बच्चा। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या कि चार्ज आपका सरफेस में, मतलब एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो। क्या इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो? एरिया में। जैसे मान लेते हैं ये डिस्क है ना, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये डिस्क है।
तो इसके कहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसके एरिया में, है ना, इसके एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है, ये डिस्क है ना। मान लो ये होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर क्या है बच्चा, मतलब अंदर में कुछ भी नहीं है, सारा चार्ज इसके कहाँ पे है, सरफेस पे है ना, सरफेस पे मतलब एरिया में ही चार्ज है। तो इसके लिए क्या है ना, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, कि कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके लिए क्या डिफाइन होगा बच्चा, इसके लिए आपका जो डिफाइन होता है ना, सिग्मा डिफाइन है ना, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तो बोलेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया। मान लेते हैं हम लोग एक कोई रेंडमली कोई सरफेस लेते हैं, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसके एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है, एक छोटा सा एरिया हम लोग कंसिडर करते हैं, ये वाला एरिया, ये DA है, इस एरिया का, है ना, ये एरिया आपका DA है, और इस DA एरिया में कितना चार्ज है, DQ चार्ज है। तो सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, बोलेंगे DQ अपॉन DA, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट हो जाएगा। और यदि बताना होगा कि इस बॉडी पे टोटल कितना चार्ज आ गया, तो बोलेंगे DQ बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू DA। तो आपका D है ना, Q क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज, बोलेंगे इसी का इंटीग्रेशन सिग्मा इंटू, है ना, सिग्मा इंटू DA, और इसको क्या कर देंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे। इसी में यदि इफ, है ना, इफ सिग्मा क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और यदि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरा एरिया में यूनिफॉर्मली, मतलब कोई भी एरिया लोगे, कोई भी यूनिट एरिया लोगे, है ना, तो उसमें चार्ज का कोई भी यूनिट एरिया में चार्ज जो होगा वो क्या होगा, कहीं से भी यूनिट एरिया लेंगे तो सब जगह चार्ज क्या होगा, यूनिट एरिया में इक्वल होगा। तो ये आपका सिग्मा का वैल्यू क्या हो गया, कांस्टेंट। तो सिग्मा बराबर उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, Q अपॉन एरिया। तो इस कंडीशन में Q का वैल्यू आप डायरेक्ट लिख देंगे सिग्मा इंटू A, है ना। ये कब लिखेंगे, जब आपका क्या हो, सिग्मा आपका कांस्टेंट हो जाए। तो ये था आपका क्या चीज़, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब चार्ज आपका वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो तो हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलेंगे, जब वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो। जैसे सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर है, इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज है ना, ये पूरे वॉल्यूम में क्या है, चार्ज है। ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, ये क्या है बच्चा, सॉलिड स्फीयर, इसके पूरे वॉल्यूम में क्या है आपका, चार्ज है। तो इस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है ना, स्फीयर है। तो इसके लिए क्या डिफाइन होगा, रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब बच्चा हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। तो मान लेते हैं रो का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलेंगे DQ चार्ज है, कितना वॉल्यूम में, स्मॉल वॉल्यूम DV है ना। कोई स्मॉल वॉल्यूम हमने DV लिया, उस DV वॉल्यूम में चार्ज DQ है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, रो बराबर इतना हो जाएगा। तो यहाँ से DQ का वैल्यू क्या लिखेंगे, रो इंटू DV लिख देंगे।
और यहाँ पे Q का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, इसी का इंटीग्रेशन, रो इंटू डी का इंटीग्रेशन, ऐसे कर देंगे, है ना। यदि वही रो कांस्टेंट हो जाए, इफ रो आपका कांस्टेंट हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है ना। तो यदि आपका रो का वैल्यू कांस्टेंट हो जाए तो रो का वैल्यू आप लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे, क्या कर लेंगे, Q अपॉन टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम कर लेंगे, क्योंकि वो है ना चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये कब, जब आपका रो का वैल्यू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपका कांस्टेंट हो। तो चलिए बच्चा, हम लोग आज यहीं ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोगों वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और है ना लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे और स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।